नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सी। तो आज हम बात करेंगे सहलग्नता के बारे में। ठीक है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे लिंग सीमित लक्षण और लिंग प्रभावित लक्षणों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर में हम जो मेंडलवाद के बारे में और मेंडल से संबंधित नियमों के बारे में और उसके जो नियमों के अपवाद थे उनके बारे में बात कर चुके थे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उसी में से जो मेंडल का तीसरा नियम था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है। तो उसका अपवाद क्या था? सहलग्नता था। ठीक है। तो सहलग्नता मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम था उसका अपवाद था। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सहलग्नता होती क्या है। सहलग्नता बोलते हैं कि कोई भी जो लक्षण है किसी भी जीव के अंदर, ठीक है, तो उनकी जो सम्मिलित वंशागति है, सम्मिलित वंशागति से मतलब है कि दो या दो से अधिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ जाने की प्रवृत्ति। ठीक है। यानी कोई भी जो लक्षण है, सामान्यतः सभी लक्षणों की जीन स्वतंत्र रूप से जाने के लिए मुक्त रहती है। ठीक है। लेकिन जब गुणसूत्र के ऊपर जीनों के बीच की दूरी कम होती है तो उनके साथ साथ जान अगली पीढ़ी में साथ साथ जाने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी कैसी रहती है? अधिक रहती है। तो इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? सहलग्नता कहते हैं। देखिए, तो लक्षणों की सम्मिलित वंशागति को ही हम क्या कहते हैं? सहलग्नता कहते हैं। ठीक है। यानी एक साथ जाने की जो प्रवृत्ति है, इस तरह से बोल सकते हैं, विभिन्न गुणों की, विभिन्न गुण या लक्षण, लक्षणों की एक साथ अगली पीढ़ी में जाने की प्रवृत्ति। ठीक है। क्या कहलाती है? सहलग्नता कहलाती है। अब जो ये सहलग्नता थी, इसके खोजकर्ता कौन थे? इसने सबसे पहले सहलग्नता के बारे में बताया। बेटसन और पुन्नेट ने सबसे पहले सहलग्नता के बारे में बताया था कि भाई सहलग्नता क्या होती है, किसे कहते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण हैं उनके एक साथ जाने की प्रवृत्ति को हम सहलग्नता कहते हैं। तो बेटसन और पुन्नेट ने सहलग्नता की खोज की थी। और इन्होंने जो खोज की थी वो की थी, एक पादप था जिसे हम बोलते हैं स्वीट पी। ठीक है। और इसी पादप को क्या बोल देते हैं? लेथाइरस ओडोरेट्स। लेथाइरस ओडोरेटस, ये इसका बॉटनिकल नेम होता है। तो जो सहलग्नता की खोजकर्ता जो बेटसन और पुन्नेट थे, उन्होंने की, और किस पादप में की? स्वीट पी में या लेथाइरस ओडोरेटस में की थी। ठीक है। और सहलग्नता जो नाम दिया था वो किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। ठीक है। इन्होंने जो बेटसन और पुन्नेट थे, इन्होंने इसको शुरुआत में सहलंगता नहीं कहा। ठीक है। इन्होंने इसको प्लिंग और रिपल्सन के नाम से बोला था। इन गुणों को, जो यदि जो लक्षण हैं जो एक साथ अगली पीढ़ी में जाते हैं, उस गुण को इन्होंने क्या कहा था? कपलिंग कहा था। और जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी अगली पीढ़ी में जो जा रहे हैं, साथ साथ नहीं जा रहे हैं, उन लक्षणों को बेटसन और पुन्नेट ने क्या कहा था? रिपल्सन कहा था। लेकिन इसी गुण को जो सहलग्नता नाम दिया था वो किसने कहा था? मॉर्गन ने कहा था। और मॉर्गन को ही लिंग सहलग्नता का खोजकर्ता माना जाता है। यानी ये कहें कि लिंग सहलग्नता की खोज किसने की, तो वो मॉर्गन ने की। लिंग सहलग्नता के खोजकर्ता। तो लिंग संलग्नता के खोजकर्ता कौन थे?
मॉर्गन थे। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें आई। पहली चीज ये कि सैलंगता किसे कहते हैं, लक्षणों की सम्मिलित वंशागति, या कम से कम दो या दो से अधिक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी अगली पीढ़ी में जो जाने की, साथ साथ जाने की जो प्रवृत्ति होती है, उसी को क्या कहते हैं, सहलंगता कहते हैं। ठीक है, अब जो ये सहलंगता थी, इसके खोजकर्ता कौन थे, बेटसन और पुन्नेक। और इन्होंने जो नाम दिया था शुरुआत में, इसको सैलंगता नहीं कहा, क्या कहा, कपलिंग और रिपल्सन कहा था। जबकि सैलंगता नाम जो किसने दिया था शुरुआत में, इसको मॉर्गन ने दिया था। और मॉर्गन ने जो सैलंगता, कौन सी सैलंगता की खोज की थी, लिंग सैलंगता की खोज की थी। ठीक है, और सैलंगता की जो इकाई है, सैलंगता को जो हम नापते हैं, मापते हैं, ठीक है, दूरी के अनुसार, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटीमॉर्गन कहते हैं। सैलंगता की इकाई या सैलंगता की जो यूनिट है, वो क्या कहलाती है, सेंटीमॉर्गन कहलाती है। अब जो सैलंगता है, यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दूरी के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि किसी भी गुणसूत्र पर दो जीनों के मध्य जितनी ज्यादा दूरी होगी, सहलंगता उतनी ही कम होगी। ठीक है, और यदि दूरी कम होगी तो उनके साथ साथ जाने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, यानी सहलंगता ज्यादा होगी। ठीक है, और यदि दूरी कम है तो सहलंगता क्या होगी, ज्यादा होगी, क्यों, यानी उनके आसपास साथ साथ जाने की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। दूसरा है, एक शब्द आता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का किसे कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं समजात गुणसूत्रों के, यहां बात करें हम, जो सहलंगता है, सहलंगता इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, दूरी के। ठीक है, यानी दूरी के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, और दूसरा है क्रॉसिंग ओवर। तो सहलंगता क्रॉसिंग ओवर की भी व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा तो सहलंगता कम होगी। तो क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, देखिए, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं समजात गुणसूत्र के, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान। ठीक है, तो समजात गुणसूत्र होने चाहिए, एक ही जोड़े के गुणसूत्र होते हैं, और उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं, ठीक है, उनके मध्य गुणसूत्र जो खंड होते हैं, उसको हम क्या कहा जाता है, उनके मध्य जो खंडों का आदान प्रदान होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और यह क्रॉसिंग ओवर कब होता है, जो मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट में, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में, और प्रोफेज फर्स्ट की भी कौन सी अवस्था, प्रोफेज फर्स्ट की उपावस्था होती है पैक्टी। तो पैक्टीन अवस्था में ये संपन्न होता है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की जो उप अवस्था होती है पैक्टीन, उसके अंदर ये संपन्न होते हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर इसके खिलाफ काम करता है, सहलंगता को खत्म करता है या सहलंगता के अंगेष्ट में काम करता है। यदि क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा
तो वहां पर संलग्नता नहीं होगी। यदि क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तो वहां संलग्नता उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि संलग्नता कौन कौन से प्रकार की होती है, किस प्रकार से ये संपन्न होती है। तो संलग्नता बेसिकली, इसको हम बात करें, जो लिंग संलग्नता है वो वंशागति के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एक्स गुणसूत्र के द्वारा और एक होती है वाई गुणसूत्र के द्वारा। ठीक है, अब वाई गुणसूत्र के द्वारा होगी तो वह संलग्नता किसके द्वारा प्रदर्शित होगी, केवल नर के द्वारा। और यदि एक्स गुणसूत्र के द्वारा होती है तो वह संलग्नता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी, नर और मादा दोनों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो इस तरह से जो संलग्नता है वो दो प्रकार की होती है। कौन सी है, एक तो है नर और मादा द्वारा, यानी ऐसी जीन जिनकी संलग्नता नर और मादा दोनों के द्वारा दिखाई जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, यानी नर और मादा दोनों के द्वारा जो संलग्नता दिखाई जाती है। और एक है ऐसी संलग्नता जो केवल नर के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, तो इसको तो वाई बोल देंगे हम, वाई लिंग गुणसूत्र, वाई लिंग गुणसूत्र सहलग्नता। क्योंकि वाई गुणसूत्र जो है केवल कहाँ पाया जाता है, नर में पाया जाता है। तो इस तरह से जो नर के द्वारा संलग्नता प्रदर्शित की जाएगी वो केवल और केवल वाई गुणसूत्र के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। और यदि नर और मादा के द्वारा संलग्नता प्रदर्शित की जा रही है तो इसका मतलब क्या है, एक्स गुणसूत्र के द्वारा प्रदर्शित की जा रही है। तो इसको बोल देंगे हम एक्स लिंग गुणसूत्र। एक्स लिंग गुणसूत्र सहलग्नता। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्स मादा हो गई और एक्स वाई नर हो गए, तो ये एक्स गुणसूत्र दोनों में पाया जाता है। तो इस वजह से जो एक्स गुणसूत्र से संबंधित जो लक्षण हैं उनकी संलग्नता नर और मादा दोनों के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। और वाई गुणसूत्र जो है केवल और केवल किस में पाया जाता है, नर में पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो वाई गुणसूत्र से संबंधित संलग्नता है वो केवल और केवल किससे प्रदर्शित की जाएगी, नर में प्रदर्शित की जाएगी या नर में संपन्न होगी। तो अब यहाँ बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन से गुण हैं जिनकी संलग्नता केवल और केवल नर के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, या ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनकी संलग्नता नर और मादा दोनों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है ड्रोसोफिला में आंखों का रंग। तो ये जो संलग्नता है आंखों के रंग से संबंधित, ये नर और मादा दोनों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसी प्रकार से हीमोफीलिया, वर्णांधता रोग, ठीक है, स्यूडो रिकेट्स, आंखों का अनैच्छिक दोलन, डायबिटीज इंसिपिड्स, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। तो ये जो डिजीज हैं या ये जो लक्षण हैं ये एक्स लिंग गुणसूत्र से संबंधित होते हैं, अर्थात इन लक्षणों की जो जीन है वह एक्स लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होती है। इसलिए इनकी जो वंशागति है, ठीक है, और जो वंशागति भी किसके रूप में, सहलग्नता के रूप में एक्स गुणसूत्र के द्वारा संपन्न होती है। वहीं दूसरी तरफ हाइपर ट्राइकोसिस, टीडीएफ जीन, मुर्गियों में ब्रूडीनेस का गुण यानी मातृत्व का गुण, और मुर्गियों में पंखों का आना। ठीक है, तो ये वाई गुणसूत्र से संबंधित जीन होती है इन लक्षणों की, या ये जो जीन है ये ऐसे कायिक लक्षण हैं जिनकी जीन किस पर है, लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होती है। तो ये इनकी जो वंशागति है या ये जो संलग्नता है ये केवल और केवल नर के वाई गुणसूत्र के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से लक्षण एक्स लिंग गुणसूत्र के साथ संलग्न होते हैं और कौन से लक्षण या कौन से लक्षणों में जो संलग्नता वाई गुणसूत्र से संबंधित पाई जाती है। ठीक है, अब यहीं पर एक शब्द आता है हॉलेंड्रिक जीन। देखिए,
ठीक है। और ये तो हो गया हॉलन रीजन, और एक होता है डिफरेंशियल रीजन। इसको समझते हैं पहले, डिफरेंशियल रीजन क्या है। देखो, डिफरेंशियल रीजन या क्षेत्र, एक्स गुणसूत्र व वाई गुणसूत्र का वह भाग जो एक दूसरे से एक दूसरे से समानता नहीं दर्शाता है, समानता नहीं दर्शाता है, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, डिफरेंशियल रीजन कहलाता है। ठीक है। इस तरह से माने हम कि मान लो कि ये वाई गुणसूत्र है और ये एक्स गुणसूत्र है। तो यहां पर ये वाला भाग है, ये कैसे हैं, डिफरेंशियल रीजन हो गए। यानी नीचे वाला भाग है वो एक दूसरे से समानता दर्शा रहा है, जबकि ऊपर वाला भाग एक दूसरे से किसी प्रकार की समानता नहीं दर्शाता है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो इसी भाग को हम क्या बोल देते हैं, डिफरेंशियल रीजन बोल देते हैं। अब बात करते हैं होलेंड्रिक जीन की। होलेंड्रिक जीन क्या होती है, जो एक्स गुणसूत्र, ठीक है, या हम वाई गुणसूत्र की बात करें, तो जो वाई गुणसूत्र का डिफरेंशियल रीजन है, यानी जो इस एक्स गुणसूत्र के समान नहीं है, तो वाई गुणसूत्र के डिफरेंशियल रीजन पर वाई गुणसूत्र के डिफरेंशियल रीजन पर उपस्थित जीन, उपस्थित जीन हॉलेंड्रिक जीन कहलाती है। यानी जो वाई गुणसूत्र है उसका ऐसा भाग जो एक्स गुणसूत्र से समानता नहीं दर्शाता है, उस भाग को तो हमने बोल दिया डिफरेंशियल रीजन। और उस डिफरेंशियल रीजन पर यदि कोई ऐसी जीन उपस्थित है, ठीक है, जो कायिक लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित कर रही है, सहलंगता दिखा रही है, तो वो जीन क्या कहलाती हैं, होलेंड्रिक जीन कहलाती है। यानी वाई लिंग गुणसूत्र के डिफरेंशियल रीजन पर उपस्थित जीन होलेंड्रिक जीन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये बात हो गई। तो अब ठीक है, तो जो नर के द्वारा, केवल नर के द्वारा जो लिंग संलग्नता प्रदर्शित की जाती है, तो हम ये बोल सकते हैं ये जीनें कैसी होती हैं, होलेंड्रिक जीन। ये कौन सी जीनें होती हैं, जो ये लक्षणों की जो जीनें हैं, होलेंड्रिक जीन कहलाती। ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं लिंग सीमित लक्षणों के, आगे बात करें, पहले हम मुख्य रूप से हीमोफीलिया और वर्णांता की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या होती हैं और किस तरह से ये होता है। सबसे पहले बात करते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को इसके जो अन्य नाम है, किस नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं हम रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज। क्योंकि ये राजशाही परिवार से संबंधित थी, जो इंग्लैंड का राजशाही परिवार था, राजसी परिवार था। ठीक है। तो उस फैमिली में ये डिजीज थी, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसको हम ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं।
ब्लीडर्स डिजीज। देखो, हीमो मीन्स, हीम माने रक्त हो गया, पीलिया माने फैल गया। ठीक है, तो होता क्या है इसमें कि सामान्यतः किसी प्रकार की चोट लगने पर रक्तस्राव होता है। और सामान्यतः रक्तस्राव विद इन 5 मिनट, या सामान्यतः मनुष्य में बात करें 2 से 8 मिनट के अंदर अंदर ये क्या हो जाता है, रक्तस्राव, उसका क्लॉट जम जाता है और रक्तस्राव बंद हो जाता है। लेकिन जब रक्तस्राव लंबे समय तक, लगभग आधे घंटे या 24 घंटे, कभी कभी 24 घंटे तक रक्तस्राव बंद ना हो, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः रक्तस्राव 2 से 8 मिनट के अंदर जो क्लॉटिंग टाइम है का बन जाता है और रक्तस्राव बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी आधे आधे घंटे तक, ठीक है, 1 2 2 घंटे तक रक्तस्राव बंद नहीं होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं। अब ये क्यों होता है, क्या कारण है? तो इस प्रकार की बीमारी है, एक आनुवांशिक बीमारी होती है। ये किस प्रकार की बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी है। और आनुवांशिक बीमारी है तो क्या है, कौन सी है? एक्स लिंग सहलग्न, एक्स लिंग सहलग्न जीन द्वारा। ठीक है, और ये जीन भी कैसी होती है, ये अप्रभावी घातक जीन, अप्रभावी घातक जीन द्वारा। यानी जो इसकी जीन होती है वो कैसी होती है, अप्रभावी नेचर की होती है और घातक होती है। ठीक है, इन दोनों से मतलब क्या है, हम बात करें तो देखो, हीमोफीलिया की जीन को हम मान लो प्रदर्शित करते हैं एक्स एच से। ये क्या है, हीमोफीलिया की जीन है। इसके ऊपर उपस्थित है, हमें ये पता है कि एक्स गुणसूत्र के ऊपर ये उपस्थित होती है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि एक्स लिंक संलग्न जीन होती है। और ये कैसी है, अप्रभावी जीन। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये कम युग्मजीय अवस्था में आने पर अपना घातक प्रभाव दिखाती है। तो घातक प्रभाव का मतलब हो गया कि ये जीव की मृत्यु करवा दे। ठीक है, इसीलिए कैसी है, घातक जीन की वजह से। ठीक है, तो समयुग्मजीय अवस्था में जीव की मृत्यु करवा देती है, यानी अपना घातक प्रभाव दिखाती है। अब ये संयोजी अवस्था नर में तो मिलेगी नहीं, क्योंकि नर में तो क्या होता है, इस तरह से होगा, एक्स एच के ऊपर वाई होगा। ठीक है, तो ये यहां पर तो घातक प्रभाव दिखाएगी नहीं, लेकिन यहां पर ये संयोजी अवस्था में घातक प्रभाव दिखाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये समयुग्मजी अवस्था में, संयोजी अवस्था में मादा की भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में मौत का कारण बनती है। मौत का कारण बनती है, यानी जो मादा है उसकी भ्रूण अवस्था में ही क्या करवा देती है, ये मृत्यु करवा देती है। इसलिए कभी भी जो मादा है वह रोगी नहीं होती है, केवल वाहक की तरह कार्य करती है। देखो, अगर हम यह कॉम्बिनेशन देखें तो एक्स एच और एक्स एच, ये क्या है, समयुग्मजीय अवस्था। समयुग्मजीय मादा, तो इस समयुग्मजीय मादा की क्या हो जाएगी, भ्रूणीय
अवस्था में मौत हो जाएगी। ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनता है, एक्स एच और एक्स, यानी केवल एक एक्स पर क्या है, हीमोफीलिया की जीन है। तो इसको हम बोल देंगे वाहक मादा, यानी कैरियर फीमेल। तो ये जो मादा है रोगी नहीं होगी, लेकिन रोग फैलाने में क्या करती है, मदद करती है। ये तो हो गई फीमेल की कॉम्बिनेशन। और नर के क्या बनेंगे, एक्स एच और वाई। तो नर विषम युग्मजीय अवस्था में, अवस्था में रोगी बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गया, रोगी नर हो गए। तो ये कौन है, रोगी नर। तो ये कॉम्बिनेशन होते हैं, किसके हैं ये, हीमोफीलिया के। अब हीमोफीलिया के टाइप की बात करें, हीमोफीलिया के कार, सामान्यतः हीमोफीलिया के तीन प्रकार हैं। ठीक है, ए, बी और सी। ठीक है, तो ज्यादा इसके डिटेल में हम जाएंगे नहीं। तो ये बात होती है किसके बारे में, हीमोफीलिया के बारे में। अब इसके कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो, जैसे मान लो कि क्वेश्चन आए, ठीक है, कैसे, सामान्य नर का, सामान्य नर की शादी वाहक मादा से होने पर, होने पर रोगी नर व मादा का प्रतिशत बताइए। ठीक है, अब देखो, अब ये पूछ रहा है कि जो सामान्य नर है, ठीक है, तो उसका क्रॉस किससे होगा, वाहक मादा से होगा। तो हम यहां ले लेते हैं सामान्य नर। अब सामान्य नर का मतलब क्या है, कि जिसके एक्स गुणसूत्र पर किसी भी प्रकार की जो हीमोफीलिया की जीन है वह नहीं है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सामान्य नर कहेंगे। और वही बात करें हम वाहक मादा की, तो वाहक मादा का मतलब क्या हुआ, कि जिसके एक एक्स पर क्या है, हीमोफीलिया की जीन उपस्थित है। ठीक है, अब यहां पर हम वही चेकर बोर्ड विधि अपनाते हैं, इनके मध्य क्रॉस होगा तो इनकी संतानें प्राप्त होंगी। यहाँ पर ये एक्स और वाई दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक तरफ एक्स युग्मक हो गया, दूसरी तरफ वाई युग्मक हो गया। ठीक है, ये तो हो गए नर के। दूसरी तरफ हम बात करते हैं मादा की। ये तो किसके हो गए, नर के हो गए, और ये हो गए यहाँ पर मादा के। ठीक है, देखो, ये एक्स एच और ये एक्स। तो अब यहां पर देखो, यहां से इस नॉर्मल एक्स आएगा, यहां से हीमोफीलिया का एक्स आएगा। यहां पर ये नॉर्मल एक्स, ठीक है, और यहां पर ये कैसा है, ये भी नॉर्मल एक्स है। ठीक, यहां पर ये हीमोफीलिया वाला एक्स एच आएगा, और यहां पर ये नॉर्मल वाई आएगा, और यहां पर ये नॉर्मल एक्स और नॉर्मल वाई। अब देखो, ये जीन कॉम्बिनेशन प्राप्त होंगे हमें। ठीक है, अब हम यहां पर देखें तो ये जो संतान है, एक्स और एक्स एच, ठीक है, क्या है, ये मादा है। पहली चीज तो क्या हो गया, ये मादा। अब लेकिन कैसी है, रोगी है या वाहक है या नॉर्मल है, नॉर्मल तो है नहीं। एक विसंयोजी अवस्था है, और विसंयोजी अवस्था में कैसी बनती है, हमने बात की थी, ये कैसी है, वाहक मादा की तरह कार्य करेगी। तो ये कैसी हो जाएगी, मादा वाहक हो जाएगी। अब ये किसी भी एक्स पर हीमोफीलिया की जीन नहीं है, तो ये कैसी हो जाएगी, सामान्य मादा।
कैसी है? सामान्य मादा। और ये कैसा हो जाएगा? सामान्य नर। सामान्य नर। अब ये जो नर है, ये कैसा रहेगा? क्योंकि विसंयोजी अवस्था है, विसंयोजी अवस्था में ही नर को क्या बना देती है? रोगी बना देती है। तो ये हो जाएगा रोगी नर। अब यहां पर तमाम तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, यानी इसी के आधार पर हम बात करें कि रोगी संतानों का प्रतिशत। रोगी संतानों का प्रतिशत। तो रोगी संतान का मतलब हो गया कि चारों संतानें हैं, चारों में से कितने रोगी हैं? ये वाहक है, रोगी नहीं है। ये सामान्य है, ये सामान्य है, और ये रोगी है। चार में से एक, इसका मतलब कितना हो गया? 25%। तो कितना हो गया ये? 25% संतान। संतान की बात कर रहे हैं हम, नर और मादा से कोई लेना देना नहीं है हमारा। ठीक है। तो 25% संतान कैसी होंगी? रोगी होंगी। वहीं बात करें हम सामान्य संतानों की। सामान्य संतान से मतलब है कि जो ना तो वाहक है ना रोगी है। तो ये नर और ये मादा कैसे हैं? सामान्य है। जबकि ये मादा कैसी है? वाहक है, रोगी नहीं है, लेकिन कैसी है? वाहक है। और ये रोगी है। तो सामान्य संतान हो जाएंगी 50%, यानी 50% संतान कैसी हो जाएंगी? सामान्य हो जाएंगी। और वहीं पर पूछ ले कि कुल नर में से कितने प्रतिशत नर रोगी हैं, यानी कुल नर संतानों में से रोगी नर। ठीक है। कुल संतानों में से, कुल नर में से, कुल नर संतानों में से रोगी नर का प्रतिशत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ। तो हमारे पास कुल नर संतानें कितनी हैं? दो। और दो में से कितने हैं रोगी? एक। ठीक है। मतलब दो में से एक है। इसका मतलब क्या हो गया? 50%। तो 50% संतानें कैसी होंगी? रोगी नर की होंगी। अगर ये केवल रोगी नर की पूछता, ठीक है, रोगी नर की पूछता, कुल संतानों में से रोगी नर पूछता, 25% हो जाता। क्योंकि चार संतानें हैं और चारों में से रोगी नर पूछ रहा है केवल, वो 25% हो जाता। लेकिन इसने क्या पूछा है? कुल नर संतानों में से। तो नर संतान कितनी है? दो। और दो में से रोगी कितनी है? एक। तो दो में से एक, यानी 50% जो नर हैं वो कितने हो गए? कैसे हो गए? रोगी हो गए। इसी तरह से मादा के बारे में पूछे कि कुल मादा संतानों में से कितने प्रतिशत मादा संतानें सामान्य हैं और कितनी प्रतिशत मादा संतानें वाहक होती है। तो यहां पर केवल मादा मादा में से पूछ रहा है। तो दो में से एक वाहक है, तो इसका मतलब 50% वाहक मादा हो जाएंगी और 50% मादा सामान्य हो जाएंगी। तो इस तरह से तमाम तरह के यहाँ पर क्वेश्चन ये बनते हैं। ठीक है। अब देखो यहीं पर दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर, इसको चेंज करते हुए, चलो यहीं ले लेते हैं इसके साथ में ही यहीं पर। यहां पर हम ले लेते हैं रोगी नर। और इस रोगी नर का क्रॉस कराते हैं हम वाहक मादा के साथ। तो क्या बनेगा? रोगी नर का मतलब क्या हो गया? रोगी नर का मतलब हो गया कि उसके एक एक्स गुणसूत्र पर हिमोफीलिया की जीन है। वाहक मादा का मतलब हो गया इसके भी एक एक्स गुणसूत्र पर जो है हीमोफीलिया की जीन उपस्थित है। ठीक है। अब यहां पर हम इसके क्रॉस कराते हैं, तो वही चेकर बोर्ड विधि से, एक एक्स हीमोफीलिया वाली, ये इसका वाई गुणसूत्र हो जाएगा। दूसरी तरफ यदि हम फीमेल की बात करें, एक्स हीमोफीलिया वाली और ये सामान्य एक्स। देखो यहां पर दोनों एक्स एच और एक्स एच, ठीक है, दोनों हीमोफीलिया वाली जीन आ गई। और यहाँ पर एक्स हीमोफीलिया वाली और ये सामान्य एक्स आ गया। यहाँ पर एक्स हीमोफीलिया वाली आ गई
और सामान्य वाई आ गया। यहाँ पर सामान्य एक्स और सामान्य वाई। अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो अवस्था है दोनों कैसी है, ये हीमोफीलिया की जीन है। तो इस मादा की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी भ्रूणीय अवस्था में ही मृत्यु हो जाएगी। और ये मादा कैसी बनेगी, वाहक बनेगी। और ये कैसा होगा, सामान्य नर होगा। और ये कैसा होगा, रोगी नर होगा। ठीक है। तो अब यहां पर पूछता है कि कितने प्रतिशत संतान, कुल संतानों में से कितनी प्रतिशत संतानों की भ्रूणीय अवस्था में मृत्यु हो जाती है। तो 25%, क्योंकि 4 में से एक, तो 100 में से, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 25% हो जाएगी। और कितनी प्रतिशत मादा संतान, कुल संतानों में से कितनी प्रतिशत मादा संतानें वाहक होंगी, तो वो होंगी 25%। इसी प्रकार से कुल संतानों में से कितने प्रतिशत नर रोगी होंगे, तो भी 25%। कुल संतानों में से चारों होगी संतानें, ठीक है, और कितने प्रतिशत नर क्या होंगे, सामान्य होंगे, तो वो भी 25%। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बनते हैं, कॉम्बिनेशन बनते हैं। यहाँ पर एक क्राइटेरिया बदल जाता है कि यदि जीवित संतानें दे दे तो फिर हम 3 में से काउंट करेंगे। ठीक है, कि भाई पूछ ले कि कुल जीवित संतानों में से कितने प्रतिशत नर रोगी होंगे, तो 3 में से कितना है, जीवित संतान कितनी है, 3, तो 3 में से कितने हैं, एक रोगी नर है। अब इसका मल्टी 100 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 33% आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से अगर जीवित संतानों के बारे में पूछ लेता है तो उस तरह से हम 3 में से इसको हम निकालते हैं। तो ये तो बात हो गई हीमोफीलिया के बारे में, काफी डिटेल में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं, चलो अभी तो ये इसके बारे में यहीं पर हम बात करते हैं अब वर्णांतता के बारे में। ठीक है, कि वर्णांतता क्या है। देखो, जो वर्णांतता है, वर्णांतता किसे कहते हैं, रंगों में विभेदन करने की क्षमता का ना होना क्या कहलाता है, वर्णांतता कहलाता। ठीक है। अब जो वर्णांतता है, इसकी जो जीन है, ठीक है, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होती है। किस पर होती है, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है। क्लियर। और कैसी है, मतलब एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है, तो एक्स लिंग सहलग्न, एक्स लिंग सहलग्न लक्षण है। ठीक। और ये घातक नहीं होती है। ठीक है, ये अप्रभावी जीन है, अप्रभावी जीन है, लेकिन हीमोफीलिया के समान समान घातक नहीं है, घातक नहीं है। ठीक है। तो ये जो जीन है, यह है हीमोफीलिया के समान घातक नहीं होती है। जिस तरह से हीमोफीलिया की जीन फीमेल की भ्रूण अवस्था में क्या करवा देती थी, मृत्यु करवा देती है, तो उस तरह से ये मृत्यु नहीं करवाती। लेकिन मादा में समयुग्मजीय अवस्था में आने पर ये क्या करेगी, रोग पैदा करेगी। ठीक है। तो यहां हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस की जीन एक्स सी और एक्स सी। ठीक है। तो समयुग्मजी मादा, समयुग्मजी मादा है ये। ठीक है। और एक्स सी और एक्स, ये कैसी हो गई, विषम युग्मजी मादा, विषम युग्मजी मादा। अब नर का कॉम्बिनेशन बनता है एक्स सी और वाई। ठीक है।
ये क्या हो गया? विषम युग्मजी नर, विषम युग्मजी नर, क्योंकि नर में समयुग्मजी अवस्था पाई नहीं जा सकती, क्योंकि दूसरा क्या है, वाई गुणसूत्र है। उस समयुग्मजी अवस्था का मतलब हो गया ये कैसी हो गई, रोगी, रोगी मादा। और ये मादा कैसी कहलाएगी, वाहक मादा कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगा, रोगी नर कहलाएगा। ठीक है। अब यहीं पर हम बात करें वर्णांता के प्रकार की। वर्णांतता में सामान्यतः, वर्णांतता में सामान्यतः व्यक्ति लाल, कौमा हरे, कौमा नीले रंग में विभेदन नहीं कर पाता है। सामान्यतः रंगों में विभेदन नहीं करता है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से किसमें है, लाल और हरे में। तभी तो देखा होगा कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले वर्णांतता की जांच की जाती है। उसका मेन उद्देश्य क्या है कि भैया कहीं अगर आप ट्रैफिक लाइट पर खड़े हुए हैं और लाल बत्ती जली, तो उसका मतलब क्या है, आपको रुकना है, लेकिन वहीं वर्णांत व्यक्ति को क्या दिखाई देगा, वो हरे रंग का दिखाई देगा और वह चल देगा। ठीक है। तो उससे क्या है कि एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और उसको हरा रंग कैसा दिखाई देगा, रेड कलर का दिखाई देगा, सभी चल रहे हैं वो अचानक रुक जाएगा। तो ये समस्या वहां पर होती है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस में। अब वर्णांतता के प्रकार की बात करें तो इन्हीं रंगों के आधार पर जो वर्णांतता है, वर्णांतता के प्रकार की बात करें तो सामान्यतः ये भी तीन प्रकार की पाई जाती है। ठीक है। पहली है प्रोटेनोपिया, प्रोटेनोपिया। इसमें व्यक्ति को, यानी लाल रंग की वर्णांतता, लाल रंग की वर्णांतता को क्या कहते हैं, प्रोटेनोपिया कहते हैं। ठीक है। तो यदि लाल रंग को नहीं पहचान पा रहा है व्यक्ति, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, प्रोटेनोपिया कहलाती है। दूसरी है ड्यूटेरोनोपिया। क्या कहेंगे, ड्यूटे ड्यूटेरेनोपिया। इसमें क्या हो जाएगी, हरे रंग की वर्णांतता। ठीक है। और वहीं तीसरी है, तीसरी को क्या कहते हैं हम, ट्राइटेनोपिया। ट्राइटेनोपिया। ट्राइटेनोपिया में क्या है कि नीले रंग की वर्णांतता। ठीक है। तो इस तरह से ये तीन प्रकार की क्या पाई जाती है, वर्णांतता पाई जाती है। ठीक है। तो हीमोफीलिया और वर्णांतता इस प्रकार से होती है। अब हम बात करते हैं अगले लक्षणों के बारे में। तो यहाँ पर अपनी जो सैलंगता है वो समाप्त होती है। हाँ, अब एक चीज और है कि जो सैलंगता है वह दो प्रकार की है, एक है पूर्ण सैलंगता और एक है अपूर्ण सैलंगता। ठीक है। पूर्ण सैलंगता का अर्थ क्या है कि जब जो संतानें हैं, पैतृकों की जो संतानें हैं, उनमें हमेशा पैतृक संयोग ही प्राप्त होते हैं, नए संयोग वहां पर अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। संतानें हूबहू माता पिता के समान है, उनमें किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं है। ठीक है। तो यहां पर
पहली चीज, पूर्ण रूप से सैलंगता पाई जा रही है। अगर पूर्ण रूप से सैलंगता है तो इसका मतलब है कि वहां पर क्रॉसिंग ओवर अनुपस्थित है, क्योंकि जब कभी भी विभिन्नताएं आएंगी तो वहां पर क्रॉसिंग ओवर उपस्थित होगा ही होगा। ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर की जो मात्रा है वह 50% से कम होगी, उससे अधिक नहीं होगी। 50% या इससे कम होती है। मैक्सिमम जो लिमिट है क्रॉसिंग ओवर की वो कितनी है? 50 है, या उससे कम होती है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, क्रॉसिंग ओवर अनुपस्थित होता है। अब क्वेश्चन जो आता है वो यहीं से आता है कि पूर्ण सैलंगता किसमें पाई जाती है। तो नर ड्रोसोफिला और मादा रेशम की दोनों में क्या पाई जाती है? पूर्ण सैलंगता पाई जाती है। यानी ये बिल्कुल अपने माता पिता के समान होते हैं, पैतृक के समान होते हैं, इनमें नए गुण नहीं पाए जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर अनुपस्थित होता है। ठीक है। इस तरह से नहीं भाई पूर्ण सैलंगता ही पूछे कि पूर्ण सैलंगता किसमें पाई जाती है, तो नर ड्रोसोफिला और मादा रेशम की। ये भी पूछ सकता है कि क्रॉसिंग ओवर किसमें अनुपस्थित होता है। क्रॉसिंग ओवर किसमें अनुपस्थित तो होता है? पूर्ण सैलंगता में अनुपस्थित होता है, नर ड्रोसोफिला में अनुपस्थित होता है, मादा रेशम कीट में भी क्रॉसिंग ओवर अनुपस्थित होता है। ठीक है। दूसरा है अपूर्ण सैलंगता। इसमें सैलंगता तो पाई जाती है, माता पिता जैसे लक्षण तो पाए जाते हैं, संतानें माता पिता जैसी भी होती हैं पूर्ण रूप से, लेकिन इसके साथ साथ संतानों में नए संयोग भी प्राप्त होते हैं, नए लक्षणों वाले भी संतानें प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर पैतृक संयोगों के साथ साथ नए संयोग भी उपस्थित होते हैं, और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर उपस्थित होता है। ठीक है। तो ये बात हो गई। और दूसरा यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर, इसमें हम लिख देते हैं एक बार, क्रॉसिंग ओवर लेस देन और इक्वल टू 50%। इसका मतलब क्या है कि क्रॉसिंग ओवर अधिकतम 50% तक हो सकता है। ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होगा। उसका कारण क्या है कि जो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो ज्यादा से ज्यादा पूरी की पूरी क्रोमेटिड चेंज हो जाएंगी आपस में, तो आधा भाग ही जाएगा गुणसूत्र का। तो 50% हो सकता है क्रॉसिंग ओवर, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगला है लिंग सीमित लक्षण। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे लक्षण जो केवल एक लिंग में तो पाए जाते हैं और दूसरे में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। जो केवल एक लिंग तक ही क्या रहते हैं? सीमित रहते हैं, और दूसरे लिंग में वो नहीं पाए जाते। ठीक है। ऐसे लक्षण जो एक लिंग में उपस्थित तथा दूसरे में अनुपस्थित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लिंग सीमित लक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें तो जितने भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं वो सब किसकी श्रेणी में आते हैं? लिंग सीमित लक्षणों में आते हैं। जैसे बात करें, नर में आवाज भारी होती है, जबकि मादा में कैसी होती है? पतली होती है। नर में दाढ़ी मूंछ आते हैं, मादा में नहीं आते। ठीक है। अंडोत्पादन होता है मादा में, और नर में क्या होता है? वीर्योत्पादन, शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। ठीक है। तो ये, और नर के अंदर जो मस्कुलेचर है, जो मांसपेशियां अधिक विकसित होती हैं। ठीक है। नर की स्किन सॉफ्ट, वो हार्ड होती है थोड़ी सी, मादा की स्किन सॉफ्टनेस होती है। वहां पर बाल कम पाए जाते हैं मादा के शरीर पर, नर के शरीर पर ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये जितनी भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं ये सब किससे संबंधित हैं? लिंग सीमित लक्षणों से संबंधित होते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई। अगला है लिंग प्रभावित लक्षण। ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे लक्षण जो एक लिंग से क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित होने का मतलब है कि भाई इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कि एक के साथ अलग व्यवहार करेंगे और दूसरे के साथ, मतलब एक के साथ खराब व्यवहार किया और दूसरे के साथ बराबर सही व्यवहार किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भेदभाव। तो लिंग प्रभावित में क्या है कि जो लक्षण है, जो जीन है, वह विषमयोजी अवस्था में एक के साथ तो अच्छा व्यवहार करते हैं, दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ठीक है। एक के साथ उसमें अलग लक्षण प्रकट करेंगे और दूसरे में अलग लक्षण प्रकट करते हैं, जबकि जीनोटाइप के हिसाब से लक्षण तो एक ही होना चाहिए। ठीक है। उसका फिनोटाइप एक जैसा आना चाहिए, लेकिन फिनोटाइप एक जैसा नहीं आता है। तो उसमें बात करें तो विषम युग्मजी अवस्था में
जीन नर और मादा में अपना प्रभाव क्या करती है, भिन्न भिन्न प्रकट करती है, अर्थात भेदभाव करती है। जो जीन है नर और मादा के साथ क्या करती है, भेदभाव करती है। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जीन विषमवजी अवस्था में, विषम युग्मजी अवस्था में जीन नर व मादा में भेदभाव करती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, लिंग प्रभावित लक्षण कहलाते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है गंजेपन की जीन। ठीक है, ये क्या होता है, सामान्यतः जो गंजापन है वो संयोजी अवस्था में बाल्डनेस, तो ये जो अवस्था में जीन आएगी, तो चाहे ये नर हो चाहे मादा हो इसके लिए, ठीक है, इस अवस्था में क्या होगा, नर व मादा दोनों में गंजापन करती है। ठीक है, दूसरी अवस्था होती है अप्रभावी वाली, इसमें नर व मादा दोनों सामान्य होते हैं, यानी उनमें ये गंजापन नहीं करती। ठीक है, और तीसरी है विसंयोजी अवस्था, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये नर और मादा में भेदभाव करती है, भेदभाव करती है। अब ये क्या भेदभाव करती है, ये भेदभाव करती है कि नर में तो ये गंजापन करती है और जबकि मादा में ये गंजापन नहीं करती। ठीक है, तो यही भेदभाव क्या कहलाता है, लिंग प्रभावित लक्षण कहलाता है। अब बात करें कि जो हमने बात की लिंग सीमित लक्षण और दूसरी ये अपनी लिंग प्रभावित लक्षण, इनकी जो जीन है ये कहाँ उपस्थित होती हैं। जैसा कि हमने हीमोफीलिया लिंग सलगता में हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर जो कायिक लक्षण थे, उन कायिक लक्षणों की जीन कहां पर थी, लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित थी। जबकि यहाँ पर जो लिंग सीमित लक्षण है और लिंग प्रभावित जो लक्षण है, इनकी जो जीन है वो कहां पर उपस्थित होती हैं, कायिक गुणसूत्रों पर उपस्थित होती हैं, ना कि लिंग गुणसूत्रों पर। किस पर उपस्थित होती हैं, कायिक गुणसूत्रों पर पाई जाती। ठीक है, इस तरह से अपना यहाँ पर कंप्लीट मेंडलिज्म समाप्त होता है। अब यदि ठीक है, बाकी की यदि कुछ जीन से संबंधित टर्मिनोलॉजी है उसको हम अगली क्लास में आगे बात करेंगे, लेकिन अपना जो सिलेबस के अनुसार जितना भी मेंडलिज्म है वो यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।